छात्रों, तो आज की कक्षा में व्यंजन संधि आपको समझाई जाएगी। तो जो भी हमारे टीईटी के विद्यार्थी हैं, उनको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं संधि समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो आइए जानते हैं, स्वर संधि मैंने आपको पिछली कक्षा में समझा दी थी। अब है व्यंजन संधि। तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे व्यंजन के बाद व्यंजन आया तो भी स्वर संधि, सॉरी व्यंजन संधि, और व्यंजन के बाद स्वर आया तो भी व्यंजन संधि। जैसे कि वाग्धन ईशा, तो वाग ईशा, तो अब ये किस रूल से, किस नियम से बदला है, का को गा में किस नियम से बदला गया है, ये हम आगे जाके संधियों के तहत जानेंगे। इसके प्रकारों के तहत अभी तो ये है कि व्यंजन आया और ये स्वर आया, ई स्वर है और का व्यंजन है, तो व्यंजन के बाद स्वर आया तो भी व्यंजन संधि। उसके बाद व्यंजन प्लस व्यंजन आया सतधन चित तो भी व्यंजन संधि। ठीक है, तो स्वर में क्या था कि स्वर के बाद स्वर आता है तो ही स्वर संधि होती है, लेकिन व्यंजन में व्यंजन के बाद व्यंजन या व्यंजन के बाद स्वर आए तो भी व्यंजन संधि होती है। ठीक है, तो अब व्यंजन संधि के प्रकार, तो व्यंजन संधि के प्रकार क्या है? पहला है स्तुत्य संधि। स्तुत्य संधि क्या है? स्तो स्तुना स्तु होता है, स्तो स्तुना स्तु, तो सूत्र है स्तो, स्तो का मतलब होता है सा आधा है तो सकार, और ता है यानी कि तकार, ता वर्ग होता है, तो सा ता था दा धा ना होता है। स्तु स्तु यानी कि शकार और चा वर्ग होता है, तो शकार और चा वर्ग यानी कि शा चा छा जा झा, यहाँ सकार या ता वर्ग ता था दा धा ना के पहले या बाद में शकार या चा वर्ग चा छा जा झा यहाँ का योग होने पर सा के स्थान पर शा तथा ता के स्थान पर चा वर्ग हो जाता है। यानी वो कह रहे हैं कि सकार यानी कि सा सरोता का हमारे यहाँ कहते हैं, तो ये वाला सा आए और ता वर्ग आए और उसके पहले या बाद में, यानी कि जैसे जे है तो यहाँ पे ता आया, उसके बाद यहाँ पे चा वर्ग आया, तो फिर वो किस में बदल जाता है? चा वर्ग में ही बदल जाता है और फिर वो सच्चित हो जाता है। जैसे कि रामस धन सेते, तो रामस सा आया, सा के बाद शा आया, तो ये किस वाले में बदल जाएगा? इस वाले सा में बदल जाएगा, तो रामस शेते हो जाएगा। ठीक है, और यदि सा के बाद चा वर्ग भी आ रहा है ना, तो भी सा के बाद सा ही होगा, मतलब ई वाला सा होगा सा के बाद, इसलिए आगे जी हो जाता है। उसके बाद आता है जैसे कि इसमें बताया है हमने कि सा स्थानीय वर्ग हमारे हैं सा ता था दा धा ना, ये सारे ता वर्ग में आते हैं। उसके बाद आदेश, आदेश क्या होता है? जैसे कि यदि सा के बाद शा आया या ता के बाद चा आया, था के बाद छा आया, दा के बाद जा आया, धा के बाद झा आया, या ना के बाद यहाँ आया, तो शा या चा वर्ग का योग पहले हो या बाद में होता ही क्या है? यही वाले वर्ड बनेंगे, मतलब या फिर जे वाले वर्ड यहाँ हो और जे वाले वर्ड यहाँ हो, तब भी जे वाले वर्ड चेंज होंगे इसके स्थान पर। ठीक है, सतधनचित सचित, ये तो हमने बताई दिया। इस सुधार में सत के ता का चित्र, सत के ता का चित्र चित के चार से योग होने पर सत के ता के स्थान पर चा होकर सचित बन गया है। ठीक है, उसके बाद एक सिद्ध हुआ कि सका और ता वर्ग चाहे पूर्व में हो चाहे पर में हो, उनके स्थान पर भी शकार या चा वर्ग आदेश के रूप में होंगे। तो स्तुत्य संधि में हमेशा सा के स्थान पर शा और ता के स्थान पर चा होता है। ठीक है, था के स्थान पर छा और दा के स्थान पर जा और धा के स्थान पर झिया, झा और ना के स्थान पर यहाँ होता है, यानी कि इसके अनुसार होते हैं। ये ता ना आया तो ना के बाद जे, धा आया तो झा के बाद झा, दा आया तो झा के बाद जा, था आया तो था के बाद छा, ता आया तो चा, सा आया तो शा, यही वाले वर्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि ता आया और यहाँ होंगे, ऐसा नहीं है, जिसके बाद जो भी वर्ड आया है वही वाला वर्ड होगा। ठीक है, या कोई और भी वर्ड आया तो भी यही वाला वर्ड होगा, चाहे ऐसे आता ऐसा नहीं है। उसके बाद आते हैं स्तुत्य संधि। तो स्तुत्य संधि हमारी क्या कहती है? दूसरे नंबर की संधि है। तो उसमें था स्तुत्य, तो स्तु और स्तु आता था, इसमें है स्तुत्य, तो इसमें स्तु और स्तुना स्तु सूत्र है तो स्तु आएगा। जैसे कि स्तु, स्तु यानी कि सा और ता वर्ग, सा में आपको पता ही है ता था दा धा ना, इस प्रकार से आ जाते हैं। उसी प्रकार से स्तु, स्तु में शकार ता वर्ग आ गया, शा ता ठा डा ढा या णा आ जाता है, अर्थात सकार या ता वर्ग के पहले या बाद में शकार या ता वर्ग ता ठा डा ढा णा का योग होने पर सा को शा तथा ता वर्ग को ता वर्ग हो जाता है। तो स्थानीय आदेश होता है क्या? जैसे कि जे हमने जो बताया सा या ता वर्ग आता है
उसके बाद जो आदेश होता है वो होता है सा या फिर टा वर्ग आता है, तो योग क्या हो जाता है, शकार या टा वर्ग का योग हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हो गया। उसके बाद आता है ष्टुत्व संधि। तो ष्टुत्व संधि क्या कहता है कि शकार टा वर्ग के पहले या सकार टा वर्ग के बाद में टा वर्ग होने पर सकार के स्थान पर शा, टा के स्थान पर टा के स्थान पर ढा, ठा और दा के स्थान पर डा, डा और डा डा है और धा के स्थान पर ना, सॉरी धा के स्थान पर ढा और ना के स्थान पर ना हो जाता है। तो इस प्रकार से जैसे कि तट धन टीका, तो तट और टीका हो जाता है। तो इसके ता आया, ता के स्थान पर ता आ गया ये, उसके बाद टीका, तो दोनों मिला के हुए जी। इसी प्रकार से रामस्थान षष्ठा, तो सा के स्थान पर सा आया, उसके बाद सा आया, तो दोनों क्या हो गया रामस्थ षष्ठा, सा के स्थान पर हो गया। उसी प्रकार से हुआ उद्धन डैनम, तो डा के स्थान पर डा आया और डैनम उड्डयनम हो जाता है, डा के स्थान पर हो गया। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या हो जाता है जष्ट संधि। तो जष्ट संधि क्या होता है, सूत्र है झलाम जसो अंते, तीसरे नंबर की संधि है। तो इसमें क्या है, पदांत झल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है, जस यानी कि तीसरा वर्ण हो जाता है, तीसरे वर्ण। तो झल एक प्रत्याहार है जिसमें वर्णों के, अब झल क्या है, झल एक प्रत्याहार है जिसमें वर्णों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे और ऊष्म वर्ण आते हैं। ठीक है, झल प्रत्याहार के बाद अच हो या हल हो या कोई वर्ण हो या ना हो तो भी जस होगा। तो झल के बाद अच हो यानी कि स्वर हो या फिर हल हो यानी कि व्यंजन हो या फिर कोई वर्ण हो या ना हो तो भी जस ही होगा। यानी कि पहले वर्ण, दूसरे वर्ण, तीसरे वर्ण, चौथे वर्ण या फिर उस वर्ण के बाद कोई भी वर्ण हो या ना हो या फिर अच हो या ना हो या फिर हल हो या ना हो तो भी वर्ण क्या होगा, जस होगा। तो जस्ट संधि कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, पदांत जस्ट संधि और पदांत जस्ट संधि। तो अच धन अंता, अजंता हो जाता है, वाक धन इस, वागीस हो जाता है। स्थानीय झल आदेश क्या होता है कि जैसे कि झल क्या होता है, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण। तो ये चा छा जा झा इस प्रकार से चौथे वर्ण हो गए, चार वर्ण है इसमें। उसके बाद ये उसमें वर्ण होते हैं शा 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 और हा, तो ये सारे उसमें वर्ण हो गए। उसके बाद आदेश क्या होता है, चा वर्ग है तो जा आदेश होता है यानी कि तीसरा वर्ण हो जाता है। पा वर्ग है तो बा आदेश हो जाता है, का वर्ग है तो गा आदेश हो जाता है, ता वर्ग है तो डा और ता वर्ग है तो डा, इस प्रकार से ये आदेश हो जाते हैं। उसके बाद होता है अपदांत जस्ट संधि। अपदांत जस्ट संधि क्या कहती है, झलाम जस झसी, इसका सूत्र है झलाम जस झसी। तो झल वर्णों के बाद जस झस वर्णों के आने पर झल के स्थान पर जस होगा। तो झल झल तो पता ही है कि क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण जैसे कि ये है। उसी प्रकार से जस जस क्या है, वर्गों के तीसरे वर्ण, तो जस हो जाता है। तो झस भी एक प्रत्याहार है जिसमें वर्गों के तीसरे और चौथे वर्ण आते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि दो प्रकार की होती है, पदांत और अपदांत, लेकिन दोनों में ही तीसरा ही वर्ण होता है यानी कि जस ही होता है। बस इसमें क्या है कि इसमें झस आता है बाद में, जैसे कि वर्गों के तीसरे और चौथे वर्ण आते हैं, कुद धंधा कुर्धा हो जाता है तो तीसरा और चौथा वर्ण आ जाता है आगे। इसी प्रकार से शुद्ध धंधा शुद्ध हो जाता है तो तीसरा और चौथा वर्ण आ जाता है। लभ धंधा लब्धा हो जाता है, तीसरा और चौथा वर्ण अगर आता है तो धा तीसरा और चौथा वर्ण और तीसरा वर्ण हो रहा है वाह। उसी प्रकार से वृद्धि तो वृद्धि हो गया, बोध धंधा तो बोधा हो गया, उड़द धंधी उड़धी हो गई। तो इस प्रकार से ये हो जाता है। अब आगे बढ़ो, तो आगे क्या है, चतुर्थ संधि। चतुर्थ संधि हमारी क्या कहती है, खरीचा। सूत्र क्या है, खरीचा। यदि झल के बाद खर आए तो झल के स्थान पर चर होगा। तो झल एक प्रत्याहार है जिसमें वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं तीनों सा और हा वर्ण आ जाते हैं, जो कि हम इतनी बार बता चुके हैं। इसको याद करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद खर एक प्रत्याहार है जिसमें वर्गों के पहले, दूसरे वर्ण और तीनों सा आते हैं। तो कैसे होता है, तीनों सा के स्थान पर तीनों सा आदेश हो जाते हैं, मतलब जे सा आए और उसके बाद सा ये आदेश होता है। सदधनकार सत्कार हो जाता है, यानी कि कौन सा वर्ण आ गया, पहला वर्ण। उसके बाद आता है सदधन पात्रम सतपात्रम, पहला वर्ण। दिग्धनपाल दिक्पाल, वेदधनतम वेदतम हो जाता है। तो होता क्या है कि जो जष्ट संधि है उसमें जस यानी कि वर्गों का तीसरा वर्ण हो जाता है, और जो चर्त संधि है इसमें पहला वर्ण हो जाता है, हर यानी कि पहला वर्ण हो जाता है। तो
इसमें पहला वर्ण हो रहा है, जैसे दा तीसरा है, इसमें ता पहला हो गया, इसमें भी का पहला है तो इसमें पहला हो गया, गा तीसरा है और इसमें का पहला हो गया। तो इस प्रकार से चत में पहला वर्ण हो जाता है। अगर आपको बीचों बीच पहला वर्ण दिखता है तो चतु संधि है, बीचों बीच तीसरा वर्ण दिखता है तो आपको चतु संधि है, और अगर बीचों बीच आपको चा वर्ग दिख रहा है तो चतु संधि है, और अगर बीचों बीच आपको टा वर्ग दिख रहा है तो आपको कौन सी संधि? स्तुत संधि है। ये अभी यहाँ तक चार चीजें ये समझ में आई। उसके बाद आता है अनुस्वार संधि। तो अनुस्वार संधि क्या है? मौन स्वारा, पदांत माँ के बाद कोई भी व्यंजन आए तो माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। पूर्ववर्ण, परवर्ण, संधिवर्ण। तो पदांत मकार और हल और अनुस्वार, सबसे सिंपल संधि। अनुस्वार मतलब एक बिंदी ऊपर जो हो जाती है, जैसे अंग की बिंदी है, जी अनुस्वार हो गया। और जो दो बिंदी होती है वो विसर्ग कहते हैं। तो इस प्रकार से जी हो जाता है। जैसे हरिम धन बंदे, तो हरिम बंदे में क्या हो जाता है? हरिम बंदे। तो वो क्या कह रहे हैं कि अनुस्वार के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आए, यानी माँ के बाद कोई यदि व्यंजन वर्ण आए तो अनुस्वार हो जाता है। माँ के बाद व्यंजन वर्ण आ रहा है तो अनुस्वार, माँ के बाद व्यंजन वर्ण 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 तो अनुस्वार। इस प्रकार से सब में जी अनुस्वार हो गया। ठीक है, माँ के बाद व्यंजन वर्ण आ रहा है तो अनुस्वार हो गया, उदाहरण है। उसके बाद आता है व्यंजन संधि में टोरली संधि। टोरली संधि में क्या होता है? टोरली सूत्र है इसका, तो यानी कि तावर के बाद ली यानी कि लावर्ण हो तो, ठीक है। तो वो क्या क्या तावर यानी कि ता था दा धा ना, ये है तावर। उसके बाद लावर्ण हो तो क्या हो जाता है? लावर्ण हो जाता है। परसवर्ण ला हो जाता है, यानी जो बाद में आया वर्ण वही ला हो जाता है। अनुसार यही परसवर्ण के परसवर्ण से को अनुवृत्ति होती है। तो यदि तावर के ता राधा ना के बाद लावर्ण आए तो तावर के स्थान पर ला हो जाता है। तो उद्धरण लिखित उल्लिखित हो जाता है। तो तावर का आया दा, उसके बाद लिखित में ला हो गया। उद्धरण लेखा तो उल्लेखा हो गया। उसी प्रकार से तद्धन लय तो तल्लय हो गया। महान धन लाभ महालाभ होगा। अब यहाँ पे दो चीजें देखनी है, एक महान में और एक विद्वान में। इन दोनों में दो चीजें देखनी है। क्या कि जैसे अभी ता वर्ग के बाद ला आया तो ला हो गया, लेकिन अगर ता वर्ग में ना के बाद यदि ला आता है तो ना का क्या होता है कि ला तो होता ही होता है, लेकिन ना का एक चांद बिंदी हो जाती है उसी के ऊपर। अब जो चांद बिंदी फिर जुड़ के जब शब्द बनता है तो वो चांद बिंदी अपने पहले वाले वर्ण पर आ जाती है। जैसे लाभ लिखा है तो वहां पे आ गई। उसी प्रकार से विद्वान धन लिखा थी, अब ना आया, ना की जगह पे लाभ तो हुआ लेकिन चांद बिंदी होगी। अब चांद बिंदी होगी कहाँ? उसके पहले वाले वर्ण में विद्वान लिखा थी। तो ये दो शब्द ध्यान देने योग्य बातें हैं कि तोड़ली में क्या होता है? ता वर्ग के बाद ला वर्ण के आने पर ला हो जाता है, लेकिन इसी में ता वर्ग का जो अंतिम अक्षर ना है, ना के बाद यदि ला आता है तो ना का क्या हो जाता है? चांद बिंदी भी एक जुड़ जाती है जो कि उसके पहले वाले अक्षर पर आती है। उसके बाद आता है परस्वर्ण संधि। तो परस्वर्ण संधि क्या कहती है? अनुसार से ही परस्वर्ण, सूत्र है इसका। अनुसार अनुसार पता ही है, इस स्थान पर ये परस्वर्ण परस्वर्ण होता है, यानी बाद वाला वर्ण हो जाता है। ये प्रतिहार का वर्ण बाद में आए तो होता है। जैसे अपदांत अनुसार के बाद यदि यह प्रतिहार का कोई भी व्यंजन आए तो अनुसार को परस्वर्ण हो जाता है। जैसे कि अनुसार को परस्वर्ण हो जाता है, जो बाद में वर्ण आता है वही हो जाता है। परस्वर्ण अर्थात अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन आने पर अनुस्वार के स्थान पर उस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है, उस वर्ग का पंचम वर्ण। जैसे कि पूर्व वर्ण, जैसे कि अनुसार है, ये है अनुसार, ठीक है। अनुसार है, अनुसार के बाद आया परस्वर्ण, जैसे कि खा खा गा घा, यह प्रतिहार आया। यह प्रतिहार में क्या होता है कि शा 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 हा को छोड़कर सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। तो जितने भी व्यंजन वर्ण हैं सारे व्यंजन वर्ण आएंगे बस सा 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 हा को छोड़कर। तो जे यह प्रतिहार हो गया। तो अनुस्वार के बाद यदि जे वाले व्यंजन वर्ण आते हैं तो परस्वर्ण हो जाता है, यानी कि इसका जो अंतिम वर्ण है ना, अनुसार अनुसार है तो अनुसार ही का इस लाइन का जो अनुसार है वो होगा ना, जो अनुनासिक वर्ण है, तो जो पंचम वर्ण है वे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पंचम वर्ण जो जो है वो है वो ही हो जाते हैं। उसी प्रकार से आते हैं आगे। इसके उदाहरण बहुत सारे मैंने लिखे हैं क्योंकि कम समझ में आती है ये वाली संधि सबको। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि झल प्रतिहार में क्या क्या आता है, जस प्रतिहार में क्या क्या आता है, झस में क्या क्या आता है, य में क्या क्या आता है।
तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। तो गम धन गा गंगा हो जाता है, शम धन खा तो शंखा हो जाता है, आम धन का अंका हो जाता है, आम धन कित अंकित, आम धन चित अंचित, मम धन चा मंचा, खम धन जा खंजा, धन धन टा घंटा, मम धंडा मुंडा, धन धंडा डंडा, हम धंडा अंधा, मम धंडा मंधा, नम धंडती नंदती, पम धनपा पंपा। तो इस प्रकार से जो भी वर्ण आते हैं सो ये उदाहरण हो गए, क्योंकि देखो अनुस्वार आया, अनुस्वार के बाद हमारा जो भी बाद का जो अक्षर आया उसी का पांचवा अक्षर हो गया ना। दा किसका है? ता था दा धा ना, ता वर्ग का है, ता वर्ग का ही ना हो गया अनुस्वार के स्थान पर। ये हो गया परस्पर संधि आपकी। उसके बाद आपकी क्या है वो बता रहे हैं कि अनुस्वार तभी अनुस्वार रह सकता है जब उसके बाद या व राला या शाहा हो। तो देखो अनुस्वार के बाद यदि आपका कोई भी व्यंजन वर्ण आ रहा बस हा को छोड़कर, तो आपका अनुस्वार किसमें बदल जाएगा? उसी के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन अनुस्वार को हमें अनुस्वार ही रखना है, तो वो तब रह सकता है जब उसके बाद या हुआ राला या हा वर्ण हो तब। तो जैसे कि संयम, संवार, संरंभ, संरंभ, संलाप, संयोग, संशय, संसार, संहार आदि। तो इस प्रकार से जो भी वर्ण आते हैं तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? अनुस्वार हो जाते हैं। जैसे कि वा पदांत, तो पदांत अनुस्वार के स्थान पर परस्पर विकल्प से होता है, यह प्रतिहार के वर्ण बाद में आए तो इस प्रकार से कैसे, अर्थात पदांत अनुस्वार में यह नियम वैकल्पिक है। जैसे कार्यम करोति तो कार्यम करोति कार्यम करोति, यानी कि विकल्प से आता है। जी जरूरी नहीं कि आपको अनुस्वार को अनुस्वार ही रखना है या अनुस्वार बदल ही जाएगा। आपको करना है करो, नहीं करना है तो मत करो। जैसे कार्यम करो तो अनुसार, अनुसार के बाद विकल्प से क्या आया? का आया, तो का के बाद आपने कर दिया कार्यम करो थी, या फिर पांचवा अक्षर का वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? का खा गा घा इंगा, इंगा आ गया, तो इस प्रकार से इंगा हो गया। या फिर अनुस्वार को अनुस्वार ही रहने दो, कोई जरूरी बात नहीं है ना। तो अनुस्वार तभी रहता है जब करना हो, यदि विकल्प से हो। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं? किम ढंग करोसी, तो किम करोसी या किम करोसी, किम ढंचित किंचित या किंचित, कथन चलसी कथन चलसी या कथन चलसी, तम ढंग करोसी तम करोसी या तम करोसी। तो इस प्रकार से ये हो जाता है। उसके बाद हमारा क्या है? अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि में क्या है? यरो अनुनासिकी अनुनासिको वा, तो पदार्थ यह के स्थान पर यह मीन्स पदार्थ यह के स्थान पर अनुनासिक अनुनासिक वर्ण बाद में आए तो अनुनासिक अनुनासिक वर्ण होगा वा विकल्प से। तो वो क्या कह रहे हैं? अनुनासिक वर्ण यदि बाद में आए तो पदार्थ यह वर्णों के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक वर्ण हो जाता है। अनुनासिक उसी पंचम अक्षर का, अनुनासिक का अर्थ है उसी पंचम अक्षर का हो जाना। अनुनासिक मतलब जो भी वर्ग आया है उसी का पंचम अक्षर हो जाना। यह एक प्रत्यय है जिसमें हा को छोड़कर सभी व्यंजन वर्ग आ जाते हैं। यह में क्या होता था? सा हा को छोड़कर, और यर में क्या होता है कि सिर्फ हा को छोड़कर। ठीक है, तो ये याद रखने योग्य बातें हैं। कागधर्मुख पागमुख हो जाता है, नहीं का वर्ग का जो भी पंचम अक्षर है वो यहाँ पे आ गया अनुनासिक संधि। उसके बाद जगत, ता वर्ग का जो पंचम अक्षर है जगन्नाथ, इस प्रकार से जगन्नाथ हो गया। उसके प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है? अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि का ही ये चार्ट मैंने बनाया है पूरा। तो क्या है? पूर्व वर्ण परांत ईयर, ईयर प्रतिहार में सिर्फ हा को छोड़कर सारे व्यंजन वर्ण आते हैं, तो ये ईयर प्रतिहार हो गया। और परवर्ण अनुनासिक वर्ण यानी कि इंगा इया अड़ा ना मा में से कोई भी वर्ण अनुनासिक वर्ण बाद में आए तो संधि वर्ण अनुनासिक इंगा इया अड़ा ना मा, तो इस प्रकार से ये हो जाता है। तो आज मैंने समझाई आपको सारी की सारी व्यंजन संधि जो भी थी, और आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गई होंगी। और अगर समझ में नहीं आई होंगी तो वैसे तो मैंने लिख रखा है सारा, तो नियम से आप खुद ही पढ़ सकते हैं क्योंकि टेट के विद्यार्थी हैं, तो इतना तो समझ में आ ही जाता है। बाकी का देखते हैं आगे। अब आएगी विसर्ग संधि। तो आज की वीडियो के लिए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का दिल से, और ऐसे ही आप अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।